हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बंसल कोचिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फूड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं जिनको हमें ध्यान रख के फूड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है। तो फूड आप लोगों को पता है, फूड इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। क्यों है इसेंशियल? इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? क्रॉप्स, जो कि प्लांट्स होते हैं, मतलब क्रॉप हम टोटली किस पर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स पर, मीन्स प्लांट्स पर डिपेंड्स है। बिकॉज plants prepare their own food, they are autotrophic and we are heterotrophic. We are fully dependent on the plants and animal products also like milk, meat, eggs and fish. इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? मतलब हम सबको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे ग्रो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो वी नीड मोर फूड। तो उसके लिए हम क्या ज़रूरी है कि हमारे जो फूड रिसोर्सेज हैं उनमें हम इम्प्रूवमेंट करें, जिससे कि हमें प्रॉपर अमाउंट में और एक अच्छा फूड मिल सके। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम क्रॉप यील्ड में? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमें जो भी क्रॉप हम यूज कर रहे हैं, जो भी क्रॉप हम ग्रो करवा रहे हैं, फार्मर्स जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, हम उसकी वैरायटी चेक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसकी वैरायटी अच्छी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जेनेटिक लेवल से ही, मतलब उसमें हमें जब ग्रो करवाते हैं, जब कोई सीड या फिर जो भी क्रॉप ग्रो हो रही है उसमें हमें जेनेटिक लेवल से ही उसका ध्यान रखना है। हमें ऐसी क्रॉप को ग्रो करवाना है या फिर ऐसी क्रॉप को डेवलप करना है जिनमें ये कुछ डिजायरेबल ट्रेड्स हो, वो फॉलो करें। जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, उसकी यील्डिंग बहुत अच्छी हो, हायर यील्डिंग, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्वालिटी बेटर हो। बेटर क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसमें कितना न्यूट्रिशन है वो सब देखकर। अब थर्ड हम देखेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर पेस्ट के लिए या डिजीज के लिए कितना रेजिस्टेंट है। और इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है, लाइक कोई भी डिजास्टर या कोई भी ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट, जो भी चीज़ें मतलब नेचुरली ओकर होती हैं, जो स्ट्रेसेस आते हैं, उनको कितना टोलरेट करता है। और लास्ट हम देखेंगे कि उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो शॉर्ट होना चाहिए। मीन्स हमें अर्ली हार्वेस्टिंग चाहिए होती है, जल्दी से क्रॉप बड़ी, मतलब क्रॉप मैच्योर होकर के और उसकी हार्वेस्टिंग हो पाए और वो मार्केट में जा सके। ये कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं जो हम एक अच्छी क्रॉप में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं जिनको फॉलो करके हम एक अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें दो कोई प्लांट्स लेकर के उन प्लांट्स का, मतलब प्लांट लें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के, और उनका क्या करवाएं? ब्रीडिंग करवाएं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, जिससे कि डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स और कैरेक्टर्स न्यू जनरेशन में अपीयर हों। तो उससे क्या होगा? एक डिफरेंट टाइप की क्रॉप वेराइटी अराइज होगी और उससे जो कैरेक्टर्स होंगे, ट्रेड्स होंगे, वो देखने को मिलेंगे और एक नई वेराइटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई प्लांट्स को हम सिलेक्ट करें कोई पर्टिकुलर डिजायरेबल ट्रेड्स के थ्रू और फिर उनको ग्रो करवाएं। डिजायरेबल ट्रेड्स क्या? लाइक हमने कोई हायर यील्डिंग वाला प्लांट ले लिया, उसको ग्रो करवाया, कोई शॉर्टर मैच्योरिटी वाला प्लांट ले लिया, उसको ग्रो करवाया। थर्ड हम कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियर, मतलब मॉडर्न मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जीन्स को मॉडिफाई करें। जैसे कि साइंटिस्ट ने बीटी कॉटन बनाया था, बीटी कॉटन था और भी बीटी ब्रिंजल, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स थी, उनको ग्रो करवाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। इसको हम फ्लो चार्ट के से समझ सकते हैं। इसमें क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए? हायर यील्ड होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, और जो बायोटिक स्ट्रेस है उससे रेजिस्टेंट होना चाहिए, लाइक पेस्ट से, डिजीज से,
एबायोटिक स्ट्रेस से भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, जैसे कि ड्रॉट हो गया या सैलिनिटी से। अब हम देखेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको मैनेज कैसे किया जाए। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक टर्म यूज होता है, दैट इज एग्रोनॉमी। अब बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के लिए बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हमें क्यों करनी है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, क्योंकि सारा कुछ प्रोडक्शन का ही है। जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए प्रोडक्शन भी बेटर होना चाहिए, इंक्रीज्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होते हैं, उनको जनरली 16 न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। some are of macronutrients and some are of micronutrients. Macronutrients are those nutrients that are required or needed in large quantity. मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। देख लेते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसमें हमें अब देखना पड़ेगा, ये न्यूट्रिएंट्स तो रिक्वायर्ड है 16, बट अब ये मिलेंगे कैसे, इनके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया एक इसका सोर्स, जो हम जनरली क्रॉप यील्डिंग में मैन्योर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर से भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, ह्यूमस ऐड करना न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को स्लोली इम्प्रूव, सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है ये, और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंपोस्ट हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, या फिर हम ग्रीन मैन्योर भी यूज कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमें स्पेसिफिक मतलब जल्दी से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक क्रॉप है, क्रॉप को हम ग्रो करवा रहे हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हम केमिकल फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो भी नीड होगी वो फुलफिल हो जाएगी क्विकली। एग्जाम्पल है इसका यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश। इसको कलेक्टिवली बोला जाता है एनपीके। एनपीके इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश। बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली फिक्स करते हैं। लाइक लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में बैक्टीरियाज होते हैं, कौन से, राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया उन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी क्या है, एक बायो फर्टिलाइजर है। सेकेंड इसमें आता है हमें प्लांट को क्रॉप प्रोडक्शन अगर अच्छा चाहिए, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए इरिगेशन भी बहुत बेटर होना चाहिए। इरिगेशन होता है रेगुलर वाटर सप्लाई। जो भी क्रॉप प्रोडक्शन किया है, जो भी क्रॉप लगाई है, उसको वाटर रेगुलर सप्लाई होना चाहिए, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। अब वाटर कहाँ से सप्लाई हो सकता है, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। पहले जो इरिगेशन है वो दो तरीके से होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड्स हैं जो कि पहले ज्यादातर यूज होते थे, ये काफी टाइम टेकिंग होते थे, बहुत ही मेहनत वाले होते थे। लेकिन जो अब मॉडर्न मेथड्स हैं इनमें टाइम काफी बचता है, और ऊपर से ये मतलब जो हमारा एडवांस मेथड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल में आता है हमारा मोट पुली सिस्टम, जिसमें पुली की हेल्प से वेल से पानी निकाला जाता था और उसको उसमें क्रॉप में डाला जाता था। चेन पंप एंड डेकली। अभी मॉडर्न में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन ये यूज होते हैं। स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है उसमें एक हॉर्स जैसा होता है, एक इस तरीके से कुछ पाइप जैसा होता है। अब यहाँ से एक पर्टिकुलर पाइप से बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी ऐसे निकलता है और ये पर्टिकुलर टाइप के, या फिर हम कह सकते हैं एक साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप को पानी देने में हेल्प करता है। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मॉडर्न मेथड है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पर्टिकुलर प्लांट के पर्टिकुलर रूट में पानी जाता है। इसीलिए ड्रिप इरिगेशन ज्यादा एफिशिएंट होता है और ऑल्सो ये वाटर सेव करता है।
थर्ड, हम इसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स का ध्यान रख सकते हैं। कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उनको अपना सकते हैं, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही जगह में ग्रो किया जा सके, जैसे कि वीट और मस्टर्ड, उसको ग्रो कर दे एक साथ, तो उससे क्या होगा, क्रॉप फेलर के जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि अल्टरनेट रोज में, लाइक एक रो उन्होंने सोयाबीन की ग्रो कर दी, एक रो हमने मेज की, फिर सोयाबीन, फिर मेज, इस तरीके से अल्टरनेट रोज में दो क्रॉप्स को ग्रो किया, जिससे क्या होगा, जो बीच में स्पेस खाली रह जाता है उसका अच्छे से यूज होगा, वो खाली नहीं रहेगा। और अगर स्पेस नहीं होगा तो पेस्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको स्पेस नहीं मिलेगा। ओके, तो इंटरक्रॉपिंग इज गुड। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब जैसे एक लैंड एरिया है, इस पर पहले मैंने दाल की, लेग्यूम प्लांट की कोई फसल उगा दी, उसके बाद जब ये हार्वेस्ट हो गई उसके बाद मैंने इस पर वीट उगा ली, तो ऐसे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सिक्वेंशियली चेंज कर सकती हूँ, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे बनी रहेगी कि मैंने लेग्यूम के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स यूज किए होंगे, कुछ मैन्योर वगैरह यूज किए होंगे, फिर वीट के लिए मैं दूसरे यूज करूंगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल बिकम फर्टाइल एंड इट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम इसको फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तीन चीजें याद रखनी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमें ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन में हमें ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स दोनों देखने हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स में मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हमें इसका गोल है कि हमें पेस्ट से, वीड्स से और डिजीज, इनसे क्रॉप को जो हम ग्रो करवा चुके हैं उसको बचाना है। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट जैसे इंसेक्ट होते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स में आ जाते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ ग्रो होने लगते हैं। अब ये वीड्स आए कहाँ से, सीड तो हमने पर्टिकुलर क्रॉप का डाला है, तो वीड्स कहाँ से आए, वीड्स जैसे स्काई में बहुत सारे बर्ड्स जाते हैं इधर से उधर, एनिमल्स भी होते हैं धरती पर, तो वो एनिमल्स कुछ सीड खा करके आधा अधूरा सीड उस पर्टिकुलर क्रॉप में गिरा गए या वहां छोड़ गए, तो वो सीड भी क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, वाटर मिल रहा है, तो वो भी क्या करेगा, ग्रो होगा। तो ऐसे वीड्स ग्रो हो जाते हैं। और डिजीज, इन सबसे बचाना है। पेस्ट, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स जो कि क्रॉप को डैमेज कर दे, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट्स को किल करे, पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को किल करे। डिजीज बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगल डिजीज हो सकती है या वायरल हो सकती है। कंट्रोल कैसे करेंगे, वही फंजीसाइड्स यूज करिए, एंटीबायोटिक्स यूज करिए या फिर क्रॉप रोटेशन को प्रॉपर रखिए। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि compete करते हैं क्रॉप्स के साथ, मीन्स अनवांटेड प्लांट जो कि क्रॉप को स्पेस ना देकर खुद ग्रो होने लग जाते हैं और क्रॉप का प्रोडक्शन सप्रेस कर देते हैं। इसको वीडिसाइड का यूज कर सकते हो, या फिर हम उसको टिलिंग करके जब सोइंग से पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसको मैकेनिकली या मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। एक वीडिसाइड का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वो है 2,4-D। ये जनरल वीडिसाइड है जिसको लोग अपने क्रॉप्स में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी कह सकते हैं एक ऐसी चीज है जिसमें पर्टिकुलर एनिमल को या फिर अलग अलग तरीके के एनिमल को केयर किया जाता है, अच्छे से उनकी केयरिंग की जाती है, उनकी रियरिंग की जाती है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग पैटर्न्स, उनका पूरा मैनेजमेंट सब कुछ देखा जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज केयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक फॉर फूड प्रोडक्शन। ये किसके लिए होता है, जिससे जो एनिमल हम उसकी केयर करें, अच्छे से उसको रखें, तो उसके बाद वो हमें अच्छे अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करे एक लार्ज स्केल पर। अब फूड प्रोड्यूस में सबसे पहले कैटल फार्मिंग की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग में मिल्च एनिमल्स मतलब जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे कि काऊ एंड बफेलो हो गए। ड्रॉट एनिमल्स जो हमारे काम आते हैं, जैसे कि फसलों में खेत को जोतने के लिए, प्लफिंग के लिए काम आते हैं। इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएं, प्रॉपर शेल्टर दें उनको, वैक्सीनेशन दें।
इन कुछ चीज़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैटल फार्मिंग को। पोल्ट्री फार्मिंग कौन सी होती है, जिसमें हम एग्स के लिए, मीट के लिए एनिमल को रियर करते हैं, जिसमें प्रॉपर हाउसिंग चाहिए, उसको हाइजीन चाहिए, बैलेंस्ड फीड चाहिए, फूड, डिजीज कंट्रोल, ये सब होना चाहिए। फिश प्रोडक्शन को बोला जाता है पिसीकल्चर। इसमें फिश कल्चर किया जाता है। पहले फिश को कैप्चर किया जाएगा, फिशिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, सी एंड रिवर, इनसे पकड़ा जाता है, फिर उसकी कल्चर किया जाता है। आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, एक्वेरियम वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। अब फिशिंग के लिए फिशेज जो होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, एक्वाटिक फिशेज हो सकती हैं और मैराइन फिशेज हो सकती हैं। मतलब एक्वाटिक तो होती हैं जो कि फ्रेश वाटर हो सकती हैं, फ्रेश वाटर, और मैराइन ये फिशेस होती हैं। जैसे कटला फिश हो गई, रोहू, ये अलग अलग जो फिशेस होती हैं जो कि ज़्यादातर हमारे इंडिया में लोग यूज़ करते हैं, उनके मतलब एज फूड वो लोग यूज़ करते हैं इन फिशेस को। अब हमारा एक और एनिमल हस्बेंड्री में आता है बी कीपिंग, जिसको बोला जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर ज़्यादातर एपिस इंडिका जो होती है बी, उसका किया जाता है। इंडिया में एपिस इंडिका यूज होती है या एपिस डोर्साटा फॉर हनी एंड बी वैक्स। रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है, अच्छे बीहाइव्स होने चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स नियर बाय, पास में फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हनी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और डिजीज से इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज में कैप्चर और कल्चर, एंड फिशरीज मीन्स पिशीकल्चर, और उसके बाद बी कीपिंग मीन्स एपीकल्चर, ये सब आता है। तो हमने इस चैप्टर में पूरे फूड प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, कौन कौन सी चीज़ें होती है, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब हमने इसमें पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सबको समझ में आया हो। स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद वंसल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।